हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड का 501 कोर्स हम कर रहे हैं। उसके 10 यूनिट्स में से आज हम 8th यूनिट को कवर करेंगे और ब्लॉक 3 जो है वो हमारा शुरू हो गया है 8th यूनिट के साथ साथ। ठीक है जी। सो प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए टीचर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, टीचर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग क्या होती है, और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इसको डिटेल में सुन लीजिएगा। इसमें जो वीडियोस मैं सजेस्ट करूँ उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप एलिमेंट्री टीचर या किसी भी टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो एनसीएफ्स हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। ये जो यूनिट है इसमें एनसीएफ 2005 और एनसीएफ टीई 2009 में टीचर्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो मेंशन की गई थी, जो कि कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और जो मैं ऑलरेडी जो है अच्छे से एनसीएफ और एनसीएफ टीई आप लोगों को करवा चुकी हूँ। सो मेक श्योर आप ये दोनों कर लें। एडवांस चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जो एनआईओएस का मटेरियल है ये भी कंपैरेटिवली पुराना है, हमें भी एडवांस अपडेट करनी पड़ेंगी चीज़ें अपने लेवल पे, तो इसलिए आप जो बाकी एनसीएफ्स हैं, यानी जो एनसीएफ्स आए हैं अभी 2020 की पॉलिसी के बाद, आप उनको भी कवर करेंगे। स्पेशली क्योंकि ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, तो जो एनसीएफ उसके लिए आया है ना, फाउंडेशनल स्टेज के लिए, तो वो आप पक्का से कर लेंगे जो 2023 आया है। ओके, 2022-23। और एक जो है इसके लिए भी आया है, क्या बोलते हैं इसको, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन के लिए, वो भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। सो मेक श्योर एक एनसीएफ की प्लेलिस्ट है जिसका मैं यहाँ आई बटन में लिंक भी डाल दूंगी, आप वो कंप्लीट देख लीजिएगा। ओके, अब अगर इसमें से भी मैं एक आधा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाने की ट्राई करूं तो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्होंने बोला कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, यानी सर्विस में आने से पहले जो आपकी ट्रेनिंग होगी, प्लस इन सर्विस के दौरान बीच बीच में जो आप लोगों को अपडेशन के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे या कैंप रखवाए जाएंगे डाइट वगैरह में, तो वो इन सर्विस में आ जाएगा। सो प्री सर्विस में बहुत सारे लेवल्स पे हो सकती है और वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी हो सकती है प्री सर्विस की जब हम बात कर रहे हैं। बट इन सर्विस की अगर बात करें तो यूजुअली डाइट में होती है ये। उसके अलावा यहाँ पे दो प्रोग्राम हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इन्हीं दो पॉइंट्स के लिए मैंने ये स्लाइड इंक्लूड की है। PMOST, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स एंड स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी SOPT। सो ये फुल फॉर्म आपको पता हो, ताकि ऐसा ना हो कि गलती से भी पूछ ली जाए तो आपको एकदम से ऐसा हो जाए कि ये कहां से आ गई, ये तो कुछ देखा देखा ही नहीं लग रहा। ओके, सो ये दोनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जो PMOST है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कोई तो प्रोग्राम रहा होगा जिसमें स्कूल टीचर्स की मास ओरिएंटेशन हुई होगी, यानी उनको गाइड करने के लिए या कुछ ना कुछ उनको समझाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं कॉलेज में नई गई, तो कॉलेज में पहले ही दिन एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि भाई हमारे कॉलेज में ये चीजें हैं, यहाँ पर ये है, तो इस तरीके से बच्चों को अवेयर करवाया जाता है। यहाँ पर क्या ओरिएंटेशन हो रही है, यहाँ पर टीचर्स की ओरिएंटेशन हो रही है। टीचर्स को अवेयर करवाया जा रहा है कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उनको किन चीजों पे ध्यान रखना है, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए उनकी, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये 10 दिन का प्रोग्राम था जी, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है 1986 से 1990 तक, कवरिंग 1.8 मिलियन टीचर्स। ओके, सो 18 लाख टीचर्स को के लिए ये जो है रखा गया था उस टाइम पे। 1986 की पॉलिसी के बाद एनसीईआरटी ने इसको इंप्लीमेंट किया था SCRTs के साथ मिलके। ओके, और ये रीजन वही है कि आप जो है उनको एक इंटरैक्टिव अप्रोच सिखाना चाह रहे हैं कि पढ़ाना कैसे है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा, ये जो PMOST है ये 1986 से 90 तक 10 दिन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। 10 दिन का प्रोग्राम था और 1986 से लेकर 90 तक जो है इसको ऑपरेशन में लाया गया था। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करें, SOPT, ये 1993 से 1994 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी, मतलब लॉन्च किया गया था, क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, यानी अब प्राइमरी स्कूल टीचर्स ज्यादा ध्यान में है कि भाई, क्योंकि नींव है ना, वो प्राइमरी जो बच्चे हैं प्राइमरी क्लास में पढ़ेंगे
वो बिल्कुल नींव हो गए, बेस हो गए, तो उनको अच्छी एजुकेशन मिलना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ओके, सो ये उनके लिए चलाया गया था, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, ताकि उनको एक स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाया जा सके। किसके लिए? जो अचीव कर रहे हैं हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मेन फोकस था कि ये MLL जो मिनिमम लर्निंग लेवल्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर पाए, टीचर्स को भी समझा पाए, उनको ट्रेन कर पाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बता पाए। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कौन सी पॉलिसी के बाद इंप्लीमेंटेशन में आया था, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कौन सी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर भी टीचर्स को यही समझाया गया था कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है हमें टीचिंग में इस्तेमाल करना है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को जो है ध्यान में रख के चलना है, कैसे जो है हम बाकी चीजों का, जो टेक्नोलॉजी है, टीचर्स है, मीडिया हाउसेस, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, सो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर थी। इट एनविसेज्ड कवरिंग 4.45 मिलियन टीचर्स एवरी ईयर। सो अराउंड 4.5 लाख के जो है टीचर्स यहाँ पे हर साल इसमें कवर किए गए। ओके, SOPT में। अब कुछ एक करंट स्टेटस की बात करें तो फिर DLED शुरू कर दिया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 12th के बाद 2 साल का ये एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ाना चाह रहे हैं या टीचर बनना चाह रहे हैं, सो उनके लिए 12th क्लास के बाद ये DLED जो है वो कोर्स रखा गया। इज 2 academic sessions with an additional 6 month period of internship। तो दो academic सेशन रहेंगे, एक 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 3 चीजें इसमें होंगी, एक होगी थ्योरी जिसमें पेपर होंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिकल में आप जाके पढ़ाएंगे, टीचर उनको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल में उनको सिखाया जाएगा, और इंटर्नशिप में वो जाके पढ़ाएंगे फिर 6 महीने तक। ठीक है, उन्हीं मेथड्स का यूज करके जो उनको थियरी और प्रैक्टिकल में सिखाए गए हैं। अर्लियर करिकुलम फ्रेमवर्क्स की अगर हम बात करें, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन दे रखा है, गलती से क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। जो अर्लियर करिकुलम्स थे उनमें जो गाइडलाइंस थी वो बहुत जर्नल थी, मतलब वो होता है ना कि जनरल, मतलब इन जनरल होती है ना चीजें, कि स्पेसिफिकली किसी को कुछ नहीं बोला गया था, इन जनरल बोला गया था कि भाई ये चीजें करनी है। ओके, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है, चीजों को अच्छा करना है, वगैरह वगैरह। उन्होंने स्टेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड्स जो है एलिमेंट्री टीचर्स की, उनको एड्रेस नहीं किया था। स्पेसिफिकली ये नहीं बोला था कि एलिमेंट्री टीचर्स को ये इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं की थी स्पेसिफिकली। लेकिन जो करिकुलम फ्रेमवर्क था 1998 वाला, उसके अंदर ये चीज बोली गई थी। उसने इंडीड वेलकम एक्सेप्शन, तो उसमें ये चीज उन्होंने बोला था कि वो एक फर्स्ट करिकुलम था, मे बी, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट था, प्रोवाइडेड स्टेज स्पेसिफिक गाइडलाइन। तो उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की थी हर एक स्टेज से रिलेटेड, इट्स लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, वो बना के एलिमेंट्री के लिए, ये अपर प्राइमरी के लिए, इस तरीके से। ओके, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट जो है उन्होंने तो फिर हमारी चीजें आसान कर ही दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम उसको मानते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी, नेशनल लेवल पे डेफिनेटली। उसके अलावा एक और चीज आप याद रखेंगे कि जो अप्रोच है, मतलब ये तो हमने देख लिया ना, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। दूसरा एक था अप्रोच पेपर फॉर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन करिकुलम रिन्यूअल, किसमें 2003 में, जो NCTE ने एड्रेस किया था, और इसमें भी डिटेल में चीजें यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बताई गई थी। सो ये 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी में अगर गलती से उन्होंने डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी कि हमें ना पता हो। के सो ये 1998 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, और दूसरा है अप्रोच पेपर फॉर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन करिकुलम रिन्यूअल, किसमें किया गया था 2003 में। ये भी याद रखना कि ये NCTE ने किया था, जो रिन्यूअल की बात हम कर रहे हैं। ओके, अब कुछ एक इनोवेटिव कोर्सेज जो है नीड्स के हिसाब से इन्होंने थोड़े से शुरू किए। जैसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने सोचा कि इनिशियल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको एक इक्विवेलेंट डिग्री प्रोग्राम की तरह बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल, उससे क्या होगा, मतलब एक नीड है ना हमें मैनेजमेंट की, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करने की, सो वो हमें यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम की तरह टीचर एजुकेशन को लेके आना पड़ेगा कि भाई अगर टीचर एजुकेशन हो रही है तो वो डिग्री हो स्पेसिफिकली। उसी के साथ साथ जामिया मिलिया इस्माइलिया जो यूनिवर्सिटी है, हैव स्टार्टेड अ फ्यू इनोवेटिव कोर्सेज। जैसे उन्होंने MEd शुरू की एलिमेंट्री एजुकेशन में। ओके, तो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जब आप ये करके आते हैं BLEd, यानी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। ठीक है, सो बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद आप पढ़ाने के साथ साथ एक और चीज कर सकते हैं बाद में, मतलब आपका स्कोप यहाँ ओपन कर दिया कि MEd जो है वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन
एजुकेशन में हो सकती है। ओके, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है TISS, वो भी कंडक्ट करते हैं एमएड का प्रोग्राम, किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में इन मुंबई। ये फर्दर PhD वगैरह भी जो है करवाते हैं इन चीजों में। देन 1 ईयर बीएड कोर्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग फॉर ग्रेजुएट्स, कि अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग के लिए आपको 1 साल का बीएड कोर्स जो है वो यहाँ पर किया गया, इक्विवेलेंट बना दिया गया उसको डिप्लोमा के। देन बैच जो बीएड, ये जो BLED कर रहे हैं यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। अब जिन्होंने BLED कर रखी है उनके क्या क्या स्कोप होंगे? सो टीचिंग जो है वो कर सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स में 1st to 8th। कौन कौन से, MCD या NDMC या सर्वोदय विद्यालय जो है दिल्ली में, या केंद्रीय विद्यालय जो है, या नवोदय विद्यालय प्राइवेट स्कूल, तो इनमें वो 1st to 8th तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए जिन्होंने BLED कर रखा है। देन लीडिंग द एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम, तो लीड कर सकते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम को। टीचिंग एंड रिसर्च इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, टीचिंग और रिसर्च भी कर सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, रिसर्च स्टडीज कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं रिलेटेड डिसिप्लिन में यानी एजुकेशन में, और टीचर एजुकेटर्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं या कॉलेजेस हैं जहां पर एलिमेंट्री या सेकेंडरी एजुकेशन की ट्रेनिंग ऑफर की जाती है, जैसे BEd MEd के कॉलेजेस हो गए ना, वहां पर भी वो जो है यहाँ अगर उन्होंने फर्दर हायर स्टडीज कर ली है तो वो यहाँ पर भी टीचर एजुकेटर की तरह काम कर सकते हैं। एक ब्रिज कोर्स जो है वो भी शुरू किया गया था एक स्टेज पे, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे स्विच करने के लिए। किसने शुरू किया? यूपी में शुरू किया गया था कि जिन्होंने बीएड कर ली है, मान लो, क्योंकि बीएड वाले एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते ना, सो बीएड जिन्होंने कर ली है कैंडिडेट्स ने, वो प्राइमरी स्कूल्स के में पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो स्पेशल BTC प्रोग्राम जो कि 6 महीने का है उसको कवर कर लेते हैं तो। सो अगर आप स्पेशल बीएड के साथ साथ स्पेशल BTC प्रोग्राम आपने कर लिया, सो ये ध्यान रखिए कि ये वो है, क्या बोलते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, स्विच करने के लिए चीजें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीएड नहीं कर रहे हैं और सिर्फ BTC प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, तो ये ब्रिज कोर्स है कि आपने पहले से कुछ कर रखा है, अब आपको दोबारा से एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा ना करना पड़े या चीजें ना करनी पड़े, कम टाइम लगे आपका, क्योंकि आपको एडवांस लेवल की चीजें आती हैं, प्राइमरी लेवल की हमें बतानी है, तो स्पेशल BTC प्रोग्राम जो 6 महीने का है उसके अंदर जो है आपको वो चीजें ब्रिज कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। ओके, टीचर जो है वो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तरह होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुन लेगा एक बार ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल है डेफिनेटली। सो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होती क्या है, मतलब इट रेफर्स टू टेकिंग एक्शन टू इम्प्रूव ऑन व्हाट वन हैज लर्न, कि क्या आपने सीखा है आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें, सोचें और फिर उसके लिए एक्शन लें कि क्या क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं उन चीजों में। सो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी। इट इज लिंकिंग ऑब्जेक्टिवली थॉट एंड एक्शन टू मेक चेंजेस, तो ये थॉट और एक्शन को मिलाती, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक करना इट्स लाइक आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में और फिर उसके बारे में एक्शन लेना, तो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट एंड क्रिटिकली एनालाइजिंग वंस एक्शन विद द गोल ऑफ इंप्रूविंग वंस प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी जो आपने काम करवाया है, जो आपने एक्शन लिए थे उनके बारे में अब आप क्रिटिकली सोच रहे हो कि आपने सही करवाया, गलत करवाया, क्या गड़बड़ रह गई, और फिर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप उसको क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को। सो ओवरऑल क्या चीज समझ आई कि कोई भी एक्शन है, मतलब आपने, मान लो मैं टीचर हूं, मैंने क्लास में पढ़ा दिया, या मान लो मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों को पढ़ा दिया, फिर मैंने एक बार जब मुझे टाइम मिला या जब भी मैंने बैठ के इसको सुना एक स्टूडेंट की तरह, फिर मैं देखूंगी कि मुझे इसमें क्या क्या कमियां नजर आ रही है, क्या क्या और इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना, आप इंप्रूवमेंट्स के चांसेस तो हमेशा रहेंगे आप में। सो और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं ये ध्यान रखने के लिए मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। ओके, मैं वो वीडियो देख के वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर रही हूँ और इंप्रूव कर रही हूँ खुद के लिए। सो वो जो इंप्रूव करने के लिए मैं एक्शन लूंगी, वहां तक का प्रोसेस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होगा? कोई भी हो सकता है, who learns from the experiences, ठीक है, मतलब आप क्रिटिकली, आप बीइंग अ स्टूडेंट आप भी क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, तो आप भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो गए, ताकि फ्यूचर में आप जो है और बेहतर तरीके से चीजें कर पाए, इंप्रूव कर पाए, राइट। प्रैक्टिस इज अ पर्टिकुलर प्रोफेशन कैरेक्टराइज बाय डीप केयरफुल थॉट, तो ये यहाँ पे क्या बोल, मतलब हमारे केस में यहाँ पे टीचर हो जाएगा, जो टीचर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं। ओरिजिन कहां से हुआ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का? तो जॉन ड्यूई का नाम आप याद रख सकते हैं। इनको कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट एजुकेशनल
थियरिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था कि टीचर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस यानी जो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू, यानी रिफ्लेक्ट बैक करके, सोच के उसके बारे में। ओके, तो जॉन ड्यूई जो है उन्होंने 1933 में रिफ्लेक्टिव को जो है डिफाइन किया था, रिफ्लेक्टिव थॉट को, कि ये बहुत एक्टिव, परसिस्टेंट और केयरफुल कंसिडरेशन होती है किसी भी बिलीफ के बारे में या कोई भी सपोज नॉलेज आपके पास जो है उसके बारे में, ताकि आप उसको थोड़ा सा फ्यूचर फर्दर कंक्लूजन्स के लिए आप इंप्रूव कर सके। ओके, ड्यूई ने रिफ्लेक्शन को एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह देखा टीचिंग में, ठीक है, और ड्यूई ने बोला कि एक तरीका हो सकता है टीचर्स के लिए कि वो क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स है उनको बेहतर तरीके से सोल्व कर पाए। उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के। अब ये चीज आपको नोट करने की जरूरत है, ये लिख लीजिएगा कि जॉन ड्यूई इन्होंने टीचर्स जो है अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। और 3 कंपोनेंट्स इन्होंने बताए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के कि अगर कोई टीचर रिफ्लेक्टिव प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो वो क्या 3 चीजें उसमें होंगी, एक ओपन माइंडेडनेस होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक होल हार्टेडनेस होगी। तीनों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ओपन माइंडेडनेस मतलब टीचर की जो एबिलिटी है। अब ओपन माइंडेडनेस ना आप हर केस में ले सकते हैं, ठीक है, आप जितना ब्रॉड इसको कर सकते हैं उतना ब्रॉड ये रहेगा, बट हम थोड़ा सा एस्पेक्ट ज्यादा टीचिंग की, आप जो पढ़ा रहे हैं वो आप क्रिटिकली पढ़ा रहे हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली है, और आप नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए इच्छुक हैं। ऐसा ना हो कि बच्चा कोई नया आइडिया बता रहा है, कुछ नई चीज सजेस्ट कर रहा है और आप उसको जो है क्या कर दें, नकार दें, या बस ये बोले कि मेरी सुनो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, टीचर भी उनकी सुने बच्चों की। सो वो एक जो एबिलिटी होती है टीचर की कि वो क्रिटिकली टीच कर पाए, सोच पाए, वो ओपन माइंडेडनेस होगी, यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं ओपन टू न्यू आइडियाज। ओके, देन है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है टीचर मतलब टीचिंग आप जो कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है बच्चों पे। सो आप जो पढ़ाएंगे वो बच्चे को कितना समझ आया है और समझ आने के बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो वो सारी चीजें आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है कि बच्चे ने क्या सीखा है आपकी क्लास से। देन है होल हार्टेडनेस, मतलब पूरे दिल से आप पढ़ा रहे हैं। सो वो एक अप्रोच हो गया कि पूरे एंथुजियाज्म से वाला जो अप्रोच है ना, एंथुजियास्टिक अप्रोच, उसके साथ आप काम करें। क्यूरियस और एंथुजियाज्म जो है वो बहुत एसेंशियल है अच्छी टीचिंग के लिए। अगर हम अपने एफर्ट्स जो है अच्छे से अपने काम में नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। सो होल हार्टेडनेस का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पहले वाले 2 एटीट्यूड थे ना, ओपन माइंडेडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक तरीके से आपकी लाइफ का पार्ट होने चाहिए, वाइल रेगुलरली आप उनको रीअसेस कर रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका बच्चों पे क्या इफेक्ट हो रहा है और आप क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, सो ये होल हार्टेडनेस हो जाएगी। उसके साथ साथ जो बाउट और कियोगेन वॉकर हैं उन्होंने एड्रेस किया रिफ्लेक्शन को एक एक्टिविटी की तरह, यानी आप चीजों को जो आपने एक्सपीरियंस किया है ना, आप उसको रिकैप्चर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चीजों को ठीक कर रहे हैं और री इवेल्युएट कर रहे हैं। सो वो चीजें करना, उस पूरे प्रोसेस को इन्होंने रिफ्लेक्शन बोला। और रिफ्लेक्शन की जब बात आती है तो ये 3 एस्पेक्ट की बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, यानी एक तो रिटर्निंग टू एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस मतलब कोई ना कोई चीज तो आपने कर ली है ना, उसका एक्सपीरियंस आपको हो गया है, राइट, और उसके ऊपर रिटर्न बैक करना, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिटेलिंग याद कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या आज मैंने करवाया क्लास में जाके। सो उसको क्या करना, वापस से उसको रिकॉल करना और डिटेल्ड जो इवेंट्स हैं उनको ध्यान रखना, याद करना। देन अटेंडिंग टू और कनेक्टिंग विद फीलिंग्स, यूजिंग हेल्पफुल फीलिंग्स एंड रिमूविंग और कंटेनिंग ऑब्स्ट्रक्टिव वंस। सो जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आप चीजें पढ़ा रहे हैं उनको, पॉजिटिव चीजों को, हेल्पफुल चीजों को ध्यान रखना। देन इवेल्युएटिंग एक्सपीरियंस की जो एक्सपीरियंस आपको हो गया, जो आपने रिकॉल किया है, उसको री एग्जामिन भी करना कि आपने जो पढ़ाया था क्या वो ठीक था। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ाएं तो कुछ ना कुछ उसमें एडिशन करके ही पढ़ाएं, वरना क्या ही जरूरत है ना। जैसे कई बार आप मेरे को बोलते हैं कि मैम आपने जो है ये तो करा दिया नेट का सारा आप दोबारा से अगले जून के लिए करा दीजिए, अगले दिसंबर के लिए करा दीजिए। तो ये जो चीजें हैं, अगर मैं उसी टॉपिक को दोबारा करवा रही हूं तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो एडिशन करना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे उसमें कोई एडिशन नहीं मिल रहा है तो मुझे उसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो वही है कि जब तक आपकी चीजें चेंज नहीं हो जाती तब तक वो चीजें सेम रहती हैं। अब जैसे एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 जब मैंने एक बार करवा दिया तो मैं इसकी दोबारा क्या लेक्चर लूं इसका, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि कभी लाइव लिया जाए ताकि आप लोगों के डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। अदरवाइज जो मैंने एनसीएफ करवा रखा है दैट्स मोर देन इनफ, राइट। सो वो चीज है कि इवेल्युएट करना अपने एक्सपीरियंस को, कि जब भी आप कोई नई नॉलेज जो है वो दे रहे हैं तो उसको इंटीग्रेट करें, मतलब पुराने वाले के साथ।
तो एक नाम आप दोबारा से याद रखेंगे जी, जो पहले हमने याद रख लिया जॉन ड्यूई, उनके अलावा डोनाल्ड सेचन, SCHON, 1983 इन्होंने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, नॉलेज इन एक्शन, जिसका मतलब था कि टू द काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज रिवील्ड इन द वे वी कैरी आउट टास्क एंड अप्रोच प्रॉब्लम्स। तो जब हम एक्शन में हैं, जब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसी दौरान जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो नॉलेज इन एक्शन होगी। ओके, सो ये वर्ड इन्होंने दिया है, ये टर्म इन्होंने दी है, ये आपको याद रखना है। ही डिफाइंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस एज 3 की एस्पेक्ट। तो उसने बोला कि रिफ्लेक्टिव प्रोसेस में 3 की एस्पेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। सो डोनाल्ड का नाम आप याद रखेंगे, नॉलेज इन एक्शन टर्म इन्होंने दी है, उसके साथ साथ ये 3 टर्म भी यहां पर लिख लीजिए। देखिए नोट्स में ना आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ ही लिख लेंगे तो सारे स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे ना आप मेरी स्लाइड्स के, राइट, या मैं स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूं, बट वो चीज जरूरी नहीं होती। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपको फैक्चुअल पॉइंट्स लिखने की जरूरत होती है, ना कि कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल को आप समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्चुअल को आप परमानेंटली दिमाग में स्टोर करने की और अपने एस्पेक्ट को उसी तरीके से बनाने की आदत डालिए। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और फैक्ट्स याद होने चाहिए, तो जो याद करना है उसके नोट्स बनाइए ना, राइट। सो रिफ्लेक्शन इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वैसा ही हो गया जैसे लर्निंग एज होता ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट या लर्निंग एज असेसमेंट ऑफ असेसमेंट वाली जो सिचुएशन थी, फॉर असेसमेंट, वो जो 3 चीजें थी वैसा सा ही कुछ है। तो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं आप इन एक्शन, यानी आप ड्यूरिंग द एक्शन, कि आप वो काम कर रहे हैं। मान लो मैं पढ़ा रही हूं और उसी दौरान रिफ्लेक्ट बैक कर रही हूं कि भाई इसको समझ आया या नहीं, इस बच्चे को क्यों नहीं समझ आया, कैसे समझाया जाए, राइट। सो वो जो एबिलिटी है वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन होगी, यानी आप ड्यूरिंग द एक्शन सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यानी आपने जो एक्शन था वो ले लिया है, उसके बाद आप उस एक्शन के ऊपर सोच रहे हैं। मतलब मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा के मैंने लेक्चर फिनिश कर दिया और उसके बाद मैं सोच रही हूं कि अच्छा मैंने ये कैसे पढ़ाया, वो वाला टॉपिक कैसे पढ़ाया, बच्चे को समझ आया नहीं आया। तो जो मैं काम कर चुकी हूं, जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करना, तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ओके, देन है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, यानी आप अब आपने क्या किया, मान लो मैंने पढ़ाया और मैंने उसके बारे में सोचा, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, जो मैं ले चुकी हूं एक्शन, उसके बारे में सोच रही हूं। अब मुझे क्या करना है, जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके बारे में रिफ्लेक्ट बैक करना, कि मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगी, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या उसका जो है फ्यूचर एक्शन हो सकता है। सो फॉर एक्शन मतलब एक्शन लेने के लिए, मतलब आपने लिया नहीं है अब तक एक्शन। ओके, तो 3 चीजें हो गई, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी आप एक्शन ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर की तरह अगर मैं लूं तो। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि आप पढ़ा चुके हैं और उस एक्शन, मतलब वो एक्शन हो चुका है, उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, और एक्शन, अगला एक्शन लेने के लिए अब आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। ठीक है जी, सो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक इसी यूनिट के अंदर ज़ाइग्नर और लिस्टन का मॉडल दे रखा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं, आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर चुकी हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उसमें भी एक फैक्चुअल पॉइंट है, उसको लिख लीजिएगा नोट्स में। ओके, अब अगर मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्ट बैक आप कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बेसिकली आपका कोई पर्टिकुलर इवेंट है जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्डेड को देख के आप सीख सकते हैं। मान लो मेरी क्लासेस जो है, मैं जो पहले पढ़ा चुकी हूं, उन क्लासेस को देखूं बैठ के कभी कभी और उन पर रिफ्लेक्ट बैक करूं कि मैं पहले कैसे पढ़ाती थी, अब कैसे पढ़ा रही हूं और मैं फर्दर कैसे पढ़ा सकती हूं, कैसे इंप्रूव कर सकती हूं चीजों को, राइट। तो वो एक रिफ्लेक्शन का मेथड ही होगा अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं चीजों को। अब वो रिकॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो नरेशन की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लिख के, जैसे डायरी लिखते हैं, ठीक है, आप जर्नल लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल की तरह आप उन चीजों को ले सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड में अब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डायरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर सकें। ठीक है, सो वो रिकॉर्ड के बेसिस पे ही आप रिफ्लेक्शन उस पे कर सकते हैं। ये मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ये यूनिट फिर भी समझ ना आई हो कुछ तो उसमें से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।